नमस्कार दोस्तों, अनप्रोफेशनल एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दिस इज़ अबाउट मी, राजीव रंजन सिंह। मैंने बीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा से फिजिक्स ऑनर्स में बीएससी कंप्लीट की है एंड अभी फ़िलहाल मैं यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। बाकी मेरे बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं अगर इंटरेस्टेड हो तो। हम लोग इस वीडियो सीरीज में क्राउन पब्लिकेशन की जो बिहार जनरल नॉलेज की बुक है उसको कवर कर रहे हैं। एंड ये बुक जो है बिहार रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हो, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, बिहार एसआई हो, ईएसआई हो, जो भी एग्जाम्स आते हैं बिहार रिलेटेड उन सब के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन सारे एग्जाम्स में बिहार सेंटर्ड क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी अधिक होते हैं, क्योंकि बिहार रिलेटेड एग्जाम सही है तो इसमें बिहार रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। और अगर बिहार रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपको कवर करना है तो आपको यह बुक जो है पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बिहार रिलेटेड सारे टॉपिक्स जैसे कि हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी से हो, पॉलिटी से हो, आर्ट एंड कल्चर हो, बिहार की इकोनॉमी हो, इन सब से रिलेटेड टॉपिक्स काफ़ी डिटेल में कवर किए हुए हैं। तो अगर आप एक बार यह बुक पढ़ लेते हैं तो बिहार रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आई होप कि नहीं छूटने चाहिए, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से कवर की हुई हैं। और अगर आप ये वीडियो सीरीज देखते हैं तो आपको ये बुक जो है वो अलग से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक जो है वो डिटेल में कवर किए जा रहे हैं। तो ये बुक जो है आपके प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, ये वीडियो सीरीज आपके प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब तक दोस्तों हम लोगों ने मॉडर्न एम्पायर तक कवर कर लिया है। तो पिछला वीडियो है उसमें हम लोगों ने एमसीक्यूज मॉडर्न एम्पायर से रिलेटेड उसको कवर किए। हमने जो इस बुक में यानी कि बिहार क्राउन की जो बुक है इसमें जो एमसीक्यूज थे उसको भी कवर किए थे, और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको भी हमने उसमें कवर किया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पोस्ट मॉडर्न एम्पायर को कवर करने वाले हैं, यानी कि मॉडर्न एम्पायर के बाद जो डायनेस्टीज मगध के ऊपर रूल की उनके बारे में हम लोग कवर करेंगे। मॉडर्न एम्पायर जो था वो इंडिया के एक बहुत बड़े क्षेत्र, इनफैक्ट इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सारे एरिया में उसका जो शासन था वो उस समय था। यानी कि इनका जो एरिया था, रीजन जहाँ पर इन लोगों ने शासन किया पोस्ट मॉडर्न एम्पायर में, मॉडर्न एम्पायर का जो शासन रहा वो एक बहुत बड़े एरिया पे था। उसमें आपका अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान और अभी का इंडिया, जिसमें कि वो नॉर्थ से लेकर के पूरा साउथ तक, यानी कि सारे रीजन तक, लगभग साउथ में कुछ छोड़ करके तो सारे रीजन तक जो है इनका शासन रहा था। और जब यह अंपायर डिक्लाइन हुआ, यानी कि यह अंपायर जो है वो डिसइंटीग्रेट हुआ, अलग अलग टूट गया, तब क्या हुआ कि अलग अलग रीजन्स में नए डायनेस्टी जो है वो उभर करके आई और उनका शासन वहाँ पर होना शुरू हो गया। जैसे कि आंध्राज, जिसको कि सातवाहनाज भी बोला जाता है, उसके अलावा कलिंगा में चेदी का जो रूल है वो आरंभ हुआ। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूलर्स ने फिर वहाँ पर अपना शासन जो है वो बना लिया। बट चूंकि हम लोग बिहार सेंटर्ड होकर के पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ वैसे रूलर्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न एम्पायर में भी सिर्फ वैसे रूलर्स जिन्होंने मगध के ऊपर शासन किया, मगध के ऊपर शासन किया। यानी कि इसमें हम लोग उन रूलर्स के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे जो मॉडर्न एम्पायर यानी कि उसके डिसइंटीग्रेट होने के बाद ही अलग अलग रीजन्स में, जैसे कि आपका डेक्कन एरिया में हो जाएगा, ऊपर में जो कश्मीर है वहाँ पर हो जाएगा, तो इन सारे रीजन्स में कौन आकर के शासन किया उसके बारे में हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले हैं। हम लोग सिर्फ उन्हीं रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि मगध के ऊपर शासन किए, या फिर वैसे फॉरेन इन्वेजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो कि मगध से रिलेटेड है। यानी कि जो भी होगा वो बिहार सेंट्रिक होगा, मगध सेंट्रिक होगा। बाकी अलग अलग जगहों पर भी अलग अलग रूलर जो है वो निकल करके आए, जैसे संगम एरा यही होता है। उसके अलावा जो चोल आते हैं, चोल डायनेस्टी होता है। उसके अलावा आपका जो चेराज होते हैं, पांड्यास तो खैर पहले से भी थे बट इस एरा में वो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होकर के आए, ऊपर आए। सातवाहनास थे। तो काफ़ी सारे रूलर जो है वो इस
एरा में उभर करके आते हैं। बट हमारा फोकस होगा सिर्फ और सिर्फ मगध के ऊपर रूल करने वाले, और फॉरेन डिवाइजन में भी हम लोग उन्हीं को पढ़ेंगे जिन्होंने मगध के ऊपर आकर के अटैक किया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मौर्यन डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे, यानी कि उसका जो लास्ट राजा था वो था बृहद्रथ। बृहद्रथ जो था वो मौर्यन डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, और बृहद्रथ के बाद मगध के ऊपर शुंग डायनेस्टी का स्थापना होता है, यानी कि जो शुंग डायनेस्टी है वो मगध के ऊपर स्टैब्लिश होती है। मौर्यन डायनेस्टी लास्ट रूलर जो थे वो 185 बीसी तक रहते हैं, यानी कि 185 बीसी तक जो है वो मौर्यन एम्पायर चलता है। इसके बाद बृहद्रथ के ही कमांडर इन चीफ, यानी कि बृहद्रथ के राज में ही रहने वाले जो उसके कमांडर इन चीफ थे पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को ही मार करके जो वहाँ की गद्दी है वो अपना ली। दोस्तों अगर आप देखें तो अक्सर ऐसा ही होता है, जब भी किसी भी रीजन की, चाहे वो मोनार्की हो या फिर डेमोक्रेसी ही हो, जब भी गवर्नमेंट वहाँ पर वीक हो जाती है, गवर्नमेंट जो है वो अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन संभाल नहीं पाती है, तो वहाँ की जो मिलिट्री है, वहाँ के जो मिलिट्री रूलर्स हैं वो क्या करते हैं कि उसको कूप कर लेते हैं। ऐसे काफ़ी सारे जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वहाँ भी यही हुआ है। जब भी गवर्नमेंट जो होती है वीक हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा वीक रहती है, उनसे जो सरकारें हैं वो नहीं चल पाती हैं, तब यही देखा जाता है कि वहाँ की जो मिलिट्री है वो गवर्नमेंट के ऊपर जो है उसको अपने अंडर ले लेती है, और वहाँ पर मिलिट्री कूप हो जाता है। तो वैसे भी उस समय में भी था, मोनार्की के समय में भी, जब भी कोई राजा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाए या फिर बहुत असक्षम हो, उसको उतनी राजनीति की या फिर जो स्टेट कैसे काम चला सके उसकी उतनी समझ ना हो, वीक हो, तो अक्सर उनके जो कमांडर इन चीफ होते हैं वही क्या करते हैं कि उनको मार करके उनकी जो शासन है उसको हाथों में ले लेते हैं। तो वही यहाँ भी हुआ है। पुष्यमित्र शुंग जो है उसने क्या किया कि बृहद्रथ को मार दिया, और बृहद्रथ को मारने के बाद, उसकी हत्या करने के बाद वहाँ पर जो है अपना शासन स्थापित कर लिया, और यहाँ से शुरुआत होती है शुंग डायनेस्टी की। तो शुंग डायनेस्टी के जो संस्थापक थे, यानी कि उसके जो स्टैब्लिशमेंट हुए वो कौन किया? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग डायनेस्टी की स्थापना की। अगर क्वेश्चन ये आता है कि पुष्यमित्र शुंग कौन थे, तो वो बृहद्रथ के कमांडर इन चीफ थे। पुष्यमित्र शुंग जो थे एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू रूलर थे, यानी कि जो हिंदुइज्म में जो पुरानी प्रथाएं थी उनको लेकर के उनकी जो धारणा है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम थी, यानी कि वो ऑर्थोडॉक्स हिंदू रूलर थे। पुष्यमित्र शुंग के समय में जो सबसे बड़ा इवेंट हुआ था वो था बैक्टीरियन ग्रीक का अटैक, यानी कि जो ग्रीक थे, बैक्टीरियन ग्रीक का जो एरिया है वो अभी के अफगानिस्तान या फिर अभी के लिए आप समझिए कि जो सेंट्रल एशिया है, वहाँ से बैक्टीरियन ग्रीक जो थे वो बिलोंग करते थे। तो वहाँ से उनका अटैक हुआ था मगध के ऊपर, पाटलिपुत्र के ऊपर। पहला फॉरेन इन्वेजन बैक्टीरियन ग्रीक्स का हुआ था, और इसके बारे में हमें पता चलता है पतंजलि से। पतंजलि जो थे वो इसी के कॉन्टेम्प्रेरी थे, यानी कि इसी के समकालीन थे। तो पतंजलि ने मेंशन किया है ग्रीक्स के बारे में कि ग्रीक्स ने जो है वो अयोध्या के ऊपर, उस समय के साकेत, अयोध्या के ऊपर जो है आक्रमण का, इन्वेजन का उसने उसमें मेंशन किया है। साथ ही साथ मध्यमिका जो कि अभी के चित्तौड़ के करीब है, वहाँ पर भी उनके जो आक्रमण है उसके बारे में पतंजलि ने मेंशन किया हुआ है। पुष्यमित्र सिंह ने अयोध्या के ऊपर रूल किया था, और इसके साक्ष्य में जो अयोध्यन इंस्क्रिप्शन है उसमें हमें मिल जाते हैं। पुष्यमित्र सिंह का जो शासन हुआ वो अयोध्या के ऊपर था, इसके अलावा मगध के अलावा कोशला, उसके अलावा सकाला, साथ ही साथ मालवा, और जो मध्य देश यानी कि मध्य प्रदेश अभी का जो एमपी है, यहाँ तक। तो ये पूरा का पूरा रीजन था जिसके ऊपर पुष्यमित्र शुंग ने उस समय रूल किया था।
पुष्यमित्र सुंग यानी कि जो सुंग डायनेस्टी की है, इसकी जो कैपिटल था वो विदिशा था। इसकी जो कैपिटल थी वो क्या थी? विदिशा। साथ ही साथ पाटलिपुत्र भी इसका कैपिटल रहा है। पाटलिपुत्र भी इसका कैपिटल रहा है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में विदिशा जो जगह है वहां भी इसका जो कैपिटल है वो हुआ। इसी के समय में यानी कि पुष्यमित्र यानी कि शुंग डायनेस्टी के समय में ही जो मनुस्मृति है उसका जो फाइनल रूप है वो दिया गया। यानी कि मनुस्मृति जो लिखी गई है अंतिम रूप से उसको फाइनल शेप दिया गया है वो शुंग डायनेस्टी के समय में ही दिया गया। पुष्यमित्र शुंग जो है वो उस समय जो कलिंगा के रूलर थे खारवेल, उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, यानी कि उनके साथ उनका वॉर होता है। और ये हमें इसका प्रूफ हमें हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस जो खारवेला के हैं उससे मिलता है। यानी कि उनका जो है पुष्यमित्र शुंग का कलिंगा के जो राजा हैं उनके साथ भी अटैक यानी कि उनके साथ भी वॉर उनका होता है। पुष्यमित्र के समय में ही जो ब्राह्मणिकल रूलर्स हैं यानी कि वहाँ पे जो ब्राह्मणिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा चरम पर पहुंचा। ब्राह्मणिकल रूलर्स काफ़ी ज़्यादा आगे आए और उनके जो सोशल आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर हुए। यानी कि जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन है, ब्राह्मणिज्म है, वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठ करके उस समय आया था। यही रूलर था पुष्यमित्र शुंग का। पुष्यमित्र शुंग के बाद जो रूलर्स हुए वो थे अग्निमित्रा। अग्निमित्रा भी जो है काफ़ी अच्छे रूलर थे, लेकिन इसके बाद के जो रूलर्स हुए वासिमित्रा हुए और इसके बाद भी कुछ रूलर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा वीक रूलर्स थे। उतना ज़्यादा अ, उनका जो प्रभाव था, इफेक्टिवनेस था, उतना ज़्यादा अधिक नहीं था। बट ये जो दो रूलर्स हैं अग्निमित्रा और जो पुष्यमित्र शुंग जो है ये जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, काफ़ी अच्छे रूलर थे। शुंग डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर हुए वो थे देवभूति। शुंग डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर हैं वो कौन है? देवभूति। पुष्यमित्र शुंग के समय में कुछ आर्किटेक्चर्स भी इरप्ट किए गए, उनको आर्किटेक्चर्स भी बनाए गए थे, जिसमें से एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है मोस्ट, जो यहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ है बट मैं बता दूं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था बरहुत का जो स्तूप है वो। यानी कि भरहुत का जो स्तूप है वो इरेक्ट किया गया था पुष्यमित्र शुंग के ही समय में। और वो काफ़ी एक ये भी दिखलाता है कि ऑल्दो पुष्यमित्र शुंग जो था वो ऑर्थोडॉक्स हिंदू रूलर था बट फिर भी उस वो जो है अदर जो रिलीजन है उसके लिए टॉलरेंस रखता था। और इसी का जो एविडेंस के तौर पे आप भरहुत स्तूप को भरहुत स्तूप को मान सकते हैं, क्योंकि उसने अपने रीजन में ही अपने शासनकाल में ही इसका जो है वो निर्माण कर रहा था। उसके अलावा सांची स्तूप पे जो अभी जो बाउंड्री है वहाँ की, वो भी जो बाउंड्री है इसी के शासनकाल में बनाया गया था। यानी कि पुष्यमित्र शुंग के काल में जो बाउंड्री है, पेरिफेरी है, उसको बनवाया गया। इसके अलावा इम्पोर्टेंट पॉइंट एक और मैं बता दूं इसके बारे में कि पतंजलि ने पुष्यमित्र शुंग के लिए 2 यज्ञ करवाए थे। 2 जो अश्वमेध यज्ञ होता है वो पतंजलि ने पुष्यमित्र शुंग के लिए कराए थे। यानी कि यहाँ से एक बात आप याद रखें कि पतंजलि जो है वो पुष्यमित्र शुंग का ही कंटेम्प्रेरी था, यानी कि इसके दरबार में ही था। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो दूसरे रूलर थे अग्निमित्रा, इनका मेंशन हमें जो कालिदास की एक बुक है, कालिदास की बुक है, इसका नाम है मालविका मालविकाग्निमित्रा। मालविकाग्निमित्रा कालिदास की एक बुक है। इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो अग्निमित्रा का ही है।
जो मेन कैरेक्टर है वो अग्निमित्रा ही है, यानी कि जो इस बुक की, इस प्ले या फिर ड्रामा जो भी होगा, उसके जो मेन कैरेक्टर है, जो हीरो हैं, वो अग्निमित्रा ही थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सुंग डायनेस्टी के बारे में। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट रूलर के तरफ, यानी कि इसके बाद जो नेक्स्ट मगध के ऊपर रूल करती है। जो नेक्स्ट डायनेस्टी है जो कि सुंग डायनेस्टी के बाद आता है, वो है कन्नौज डायनेस्टी। जो कन्नवाज है, यानी कि जो कन्नौज डायनेस्टी है, वो सुंग डायनेस्टी के बाद मगध के ऊपर रूल करती है। इन्होंने अपना कैपिटल जो है वो पाटलिपुत्र बनाया था। इनका जो कैपिटल है पाटलिपुत्र है, और इनका जो पीरियड है दैट इज 73 बीसी से लेकर के 28 बीसी। काफ़ी लंबा पीरियड नहीं है, काफ़ी कम इनका शासन जो है वो रहा था, 73 बीसी से लेकर के सिर्फ और सिर्फ 28 बीसी तक। जो सुंग डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था देवभूति, काफ़ी वीक रूलर था और वो उतना ज़्यादा कैपेबल नहीं था। तो इसके जगह पर जो वासुदेव, जो कि इसका कमांडर था, मिनिस्टर था, उसने इसको हत्या करके वहाँ पर जो इसने कण्व वंश की स्थापना वहाँ पर की थी। कण्व वंश का जो है वो मगध के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट हुआ। इस डायनेस्टी का वैसे सुंग डायनेस्टी के बाद जब जो ये कन्नौज डायनेस्टी आता है, तो इसके बाद की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा, जो उसके साक्ष्य मिले नहीं हैं, यानी कि जो हिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्क्योर है, तो काफ़ी स्पष्ट नहीं है, इसलिए इसके बारे में उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं पता है। कुछ कुछ बातें हमें पता है, जैसे कि इसके जो लास्ट रूलर थे वो थे सुशर्मन। सुशर्मन जो है वहाँ के लास्ट रूलर होते हैं। एंड इसके बाद ऐसा माना जाता है कि जो मगध के ऊपर जो रूल है वो आंध्राज का रूल आ जाता है। आंध्राज का रूल, आंध्राज को सातवाहना के साथ भी आइडेंटिकल बोला जाता है, यानी कि जो सातवाहनास थे उन्हीं को आंध्राज जो है वो ऐसा है कि माना जाता है। तो इसके बाद जो है मगध के ऊपर सातवाहन वंश की स्थापना जो हो जाती है। वैसे अगर देखा जाए तो डायरेक्ट तौर पे ऐसा कुछ साक्ष्य नहीं मिला है कि सातवाहना का जो है मगध के ऊपर रूल था, बट आंध्राज के बारे में लिखा हुआ है। एंड कहीं कहीं पर आंध्राज को बिल्कुल आइडेंटिकल माना जाता है सातवाहना के साथ। तो ऐसे कह सकते हैं कि मगध के ऊपर सातवाहना का रूल जो है वो था। तो कन्नौज डायनेस्टी के बाद यहाँ पर फॉरेन इन्वेजन होता है और फॉरेन रूलर जो है मगध के ऊपर जो है अपना अधिकार कर लेते हैं। और वो रूलर जो यहाँ तक यानी कि पाटलिपुत्र तक पहुँचा था, यानी कि जिसका जो रूल है वो पाटलिपुत्र तक हो पाया था, वो है कुषाण वंश का, जिसके कि सबसे जो है इम्पोर्टेंट किंग हुए थे वो है कनिष्क। तो बात करते हैं कुषाण वंश की, जिनका कि जो पीरियड है वो 1 AD से लेकर के 3 AD तक है। तो लगभग पहली शताब्दी में, यानी कि ईस्वी के बाद पहली शताब्दी में बिहार यानी कि जो पाटलिपुत्र है उसने कुषाण इन्वेजन को देखा। जो कुषाण एम्पायर है ये यहूजी जो डायनेस्टी है, इसके अलग अलग लगभग इसके 5 अलग अलग ब्रांचेस थे, तो उन्हीं में से एक था ये कुषाण डायनेस्टी। कुषाण डायनेस्टी के जो इस्टेब्लिशमेंट हुए, यानी कि जिन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था, वो थे कैडेप्सिस वन। कैडेप्सिस वन ने इस वंश की जो है वो स्थापना की थी, और इसके बाद कैडेप्सिस टू यानी कि वेमा कैडेप्सिस इसके रूलर हुए थे। और इन्होंने एम्पायर जो है वो लगभग बिहार तक लेकर के आया था। ये भी सेंट्रल एशिया के हैं, सेंट्रल एशियन है सब। एंड इसको भी आप ग्रीक जो है वो इंडो ग्रीक कह सकते हैं, ये भी इंडो ग्रीक्स ही थे। तो इनका जो रूल है वो लगभग बिहार तक आता है वेमा कैडेफियस के समय में, और वेमा कैडेफियस के पुत्र होते हैं, यानी कि उसका जो सन होता है वो होता है कनिष्क।
और कनिष्का के समय में जो रूल जो है वो और ज़्यादा आगे बढ़ता है। कनिष्का को दूसरे अशोका के नाम से भी जानते हैं, इज ऑल्सो नोन एज द सेकेंड अशोका। सेकेंड अशोका बोला जाता है कनिष्का को। तो कनिष्का के समय में जो रूल है वो और आगे आता है, लगभग वो मगध तक, मगध पे कनिष्का का रूल जो है वो होता है, क्योंकि इसके अच्छे एविडेंसेस हमें मिलते हैं। कनिष्का के समय में जो क्वाइंस निकाले गए थे वो क्वाइंस हमें मिले हैं, क्वाइंस हमें बक्सर से मिले हैं उसके। और साथ ही साथ कनिष्का के समय में जो उस समय के जो स्टाइल का स्कल्पचर था वो भी हमें मगध से मिले हैं। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो कनिष्का है उसका रूल जो है वो मगध तक था। कैडाफियस यानी कि कैडाफियस ने पहला जो क्वाइन है, गोल्ड क्वाइन, वो इंडिया में चलाया था। पहला गोल्ड क्वाइन इंडिया में चलाने वाले कुषाण वंशी थे। काफ़ी न्यूमिस्मेटिक्स यानी कि जो क्वाइंस है उसके सोर्सेज हमें मिलते हैं। क्वाइंस हमें मिलते हैं बक्सर से। यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे क्वाइंस मिले हैं जो कि कनिष्क के समय के थे, यानी कि कनिष्क के द्वारा चलाए गए थे। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि कुषाण का जो शासन है, यानी कि जो कनिष्का का जो शासन है वो मगध तक रहा था। ये एक मैप है जिसमें पहला एडी का मैप है उस समय का। एंड इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आपको और अच्छे से पता चलेगा। ये थी कनिष्का की एम्पायर पूरा का पूरा। ये जो यहाँ तक आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो येलो कलर में मार्क किया हुआ है, ये कनिष्का का एम्पायर था उस वक्त में। तो ये कनिष्का का एम्पायर है। ऑल्दो ये यहीं पर आकर के समाप्त आपसे दिख रहा है, बट ये जो है वो पाटलिपुत्र मगध तक जो है वो उस समय उसका जो विस्तार हुआ था। और ये पूरे के पूरे जो है सेंट्रल एशिया से ही आए हुए थे, ग्रीको बैक्टीरियन या फिर इंडो ग्रीक्स आप इसको कह सकते हैं। कनिष्का के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लिया जाता है। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखते हैं, जैसे कि कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अगर हम लोग देखें तो कनिष्का के जो दरबार में जो थे, कनिष्का वैसे बौद्ध धर्म का को संरक्षण देता है, पैट्रोनाइज करता है बौद्ध धर्म को। और कनिष्का के समय में ही जो सबसे लास्ट बौद्ध काउंसिल होती है, सबसे लास्ट बौद्ध काउंसिल, जो चौथी बौद्ध काउंसिल है, बौद्ध काउंसिल होती है, वो फर्स्ट एडी में होता है। एंड ये जो जगह होता है वो है कुंडल वन। कुंडल वन, ये कुंडल वन है जम्मू एंड कश्मीर में। कश्मीर के लिख सकते हैं। कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगति जो होती है वहाँ पर की जाती है। और ये होता है कनिष्का के ही संरक्षण में होता है। उसके अलावा इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर इसके दरबार में देखा जाए तो इसके जो दरबार में वहाँ पर थे काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी जो थे वो इनके दरबार में आते थे, जैसे कि वासुमित्रा इनके दरबार में थे। वासुमित्रा एक बौद्धिस्ट मॉन्क थे और इन्होंने ही ये जो चौथी बौद्ध काउंसिल है, चौथी जो बौद्ध काउंसिल है, इसको प्रिसाइड किया था। यानी कि चौथी बौद्ध काउंसिल को प्रिसाइड किया था वासुमित्रा ने। उसके अलावा अश्वघोष, अश्वघोषा जो है ये भी एक बौद्धिस्ट मॉन्क थे और ये भी इनके दरबार में रहते थे। ऐसे कहा जाता था कि अश्वघोषा को इन्होंने पाटलिपुत्र से अपने साथ लेकर के गए थे वहाँ पर अपने रूल में। तो अश्वघोषा ने इम्पोर्टेंट बुक लिखी है बुद्ध के ऊपर, दैट इज द बुद्ध चरिता। बुद्ध चरिता लिखा हुआ है अश्वघोषा ने। वासुमित्रा ने ये जो बौद्ध काउंसिल है इसको प्रिसाइड किया था, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा इसके दरबार में आपके जो नागार्जुन है वो इन्हीं के दरबार में थे, नागार्जुन। इसके अलावा जो ग्रेट फिजिशियन है चरक, चरक भी इसके दरबार में थे, कनिष्का के दरबार में। चरक संहिता इनके द्वारा लिखा हुआ बुक है, चरक संहिता इन्होंने लिखा है जो कि मेडिसिन के ऊपर है। कुषाण जो है यानी कि कुषाण वंश, वो तो मैंने अभी बता दिया, कुषाण वंश जो है वो उन्होंने गोल्ड कॉइन्स इंडिया में जो है वो चलाया था।
कुषाण का जो सिल्क रूट है उसके ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल था, यानी कि जो सिल्क रूट जो कि सेंट्रल एशिया और यूरोपियंस को कनेक्ट कर देता है एशिया से, उसके ऊपर कुषाण का जो है वो पूरी तरीके से कंट्रोल था और उससे काफ़ी ज़्यादा इनको टैक्सेस भी मिलते थे। इसकी जो कैपिटल थी, यानी कि कुषाण की जो कैपिटल थी वो था पुरुषपुर। पुरुषपुर आप पेशावर से समझ सकते हैं, बाद में इसको जो नाम बदल करके मुस्लिम इन्वेजन में पेशावर कर दिया गया था, पहले ये पुरुषपुर था। तो इसकी जो कैपिटल थी वो पुरुषपुर थी, और साथ ही साथ पुरुषपुर के अलावा इसका एक कैपिटल मथुरा में भी था। मथुरा में भी कनिष्क से रिलेटेड, यानी कि जो कुषाण वंश है उनसे रिलेटेड इंस्क्रिप्शंस और एविडेंसेस जो है वो मिले हैं। तो इसका जो कैपिटल है वो पुरुषपुर यानी कि पेशावर भी था, और साथ ही साथ मथुरा में भी था। तो ये था कुषाण वंश के बारे में। हमने कुषाण वंश के बारे में देखा, उसके अलावा हमने कण्व वंश के बारे में देखा, और साथ ही साथ शुंगा वंश के बारे में देखा। और इसके बाद फिर जो हिस्ट्री है वो उतनी ज़्यादा नोन नहीं है, और वैसे भी इसके बाद जो है मगध के ऊपर गुप्ता एम्पायर जो है उसका रूल इस्टेब्लिश हो जाता है। तो वो हम लोग पढ़ेंगे, गुप्ता एम्पायर जब हम लोग पढ़ेंगे तब। तो पोस्ट मॉडर्न एम्पायर में अगर मगध को सेंटर में रखकर, मगध को बीच में रखकर अगर हम पढ़ते हैं तो हमें इन 3 डायनेस्टीज के बारे में पढ़ना होता है। एक है शुंग डायनेस्टी, उसके बाद कण्व डायनेस्टी, और उसके बाद फिर जो कुषाण वंश है यानी कि कुषाण डायनेस्टीज, उसके बारे में। तो ये था पोस्ट मॉडर्न एम्पायर के बारे में। चलिए इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं, काफ़ी छोटा चैप्टर है तो इसी के साथ हम लोग इसका एमसीक्यूज भी इसमें कुछ कर लेते हैं। वैसे इसका एक और एमसीक्यूज आएगा जिसमें थोड़ा सा डिटेल में चीज़ें पूछी जाएंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, और उसमें हम लोग पूरा होल इंडिया को कवर करने की कोशिश करेंगे, यानी कि उसमें सारे रूलर्स को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे, ताकि मगध सेंटर के साथ साथ अगर हम यहीं पर अगर उन सारी चीज़ों के बारे में जो एमसीक्यूज है एटलीस्ट अगर एटलीस्ट एमसीक्यूज अगर कर लेते हैं तो वो हमारे एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन है देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि विच बौद्धिस्ट स्कॉलर फ्रॉम पाटलिपुत्र अडॉर्न द कोर्ट ऑफ कनिष्का, यानी कि कनिष्का के कोर्ट में कौन से ऐसे स्कॉलर थे, बौद्धिस्ट स्कॉलर, जिनको पाटलिपुत्र से लेकर के गया गया था वहाँ पर। तो वो मैंने अभी बताया भी, वो थे अश्वघोष। अश्वघोष को कनिष्का ने पाटलिपुत्र से वहाँ पर अपने कोर्ट में लेकर के गए थे, तो इसका हो जाएगा अश्वघोष। दूसरा क्वेश्चन है कि द ब्राह्मण स्टेट इन मगधा वाज एस्टैब्लिश बाय, यानी कि जो ब्राह्मण स्टेट है वो मगध में किसने स्टैब्लिश किया। पुष्यमित्र शुंग खुद ही एक ब्राह्मण था और उसने ही यहाँ पर ब्राह्मण स्टेट जो है वो स्टैब्लिश किया। इसका ऑप्शन हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, द ग्रीक अटैक्टेड पाटलिपुत्र ड्यूरिंग द रेन ऑफ। हमने देखा था कि ग्रीक बैक्टीरियंस के साथ जो पुष्यमित्र शुंग है उसका कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी कि ग्रीक बैक्टीरियन जो है वो पुष्यमित्र शुंग के समय में क्या करते हैं, अटैक करते हैं मगध के ऊपर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा शुंग डायनेस्टी। बाकी क्वेश्चन उतने ज़्यादा खास नहीं थे, काफ़ी इजी क्वेश्चन इसमें थे तो उसको मैंने इसमें लिया नहीं है। आगे इसका एक और एमसीक्यूज आएगा जिसमें कि हम लोग पूरे इंडिया को कवर करेंगे, यानी कुछ समय, यानी कि ये जो पीरियड है पोस्ट मॉडर्न और गुप्ता पीरियड के बीच में, उस समय जो भी रूलर्स रहे थे पूरे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग क्षेत्र में, और उनके रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको हम लोग उसमें डिस्कस कर लेंगे। सो ये आज के लेक्चर में तो बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इसको रेगुलर फॉलो करें, और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको जो वीडियोज़ है उसके रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकॉन है उसको बिल्कुल दबाएं, तभी आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे। अदरवाइज आपको जो नया वीडियोज़ अपलोड होगा उसके नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे, आप सिर्फ सब्सक्राइबर रह पाएंगे। तो बेल आइकन जो है वो आप बिल्कुल याद से उसको प्रेस कीजिएगा। और अगर आपको वीडियोज अच्छे लगे तो आप इसको लाइक करें, और जितना हो सके उतना अधिक से अधिक इसको शेयर करें, ताकि और भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बिहार रिलेटेड एग्जाम्स के लिए उनको भी हेल्प हो सके।
और अगर आपके कुछ सुझाव है तो आप उसको कमेंट करके बताएं, या फिर कुछ क्वेश्चंस है, या फिर ऐसा हुआ कि जो बताते वक्त मैं कुछ ऐसा बोल गया जो कि सही नहीं है, तो आप उसके बारे में भी कमेंट करके मुझे बिल्कुल बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि इसमें मैं ये गलत बोल गया, ताकि मैं उसको सुधार सकूं। वैसे मैं इसको एक बार रिव्यू कर ही लेता हूँ वीडियो अपलोड करने से पहले, कि मैंने जो बोला है या फिर जो पढ़ाया है वो सब अच्छे से है कि नहीं। अदरवाइज अगर गलत इन्फॉर्मेशन जाएगा तो उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा कुछ ना हो। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप सब अच्छे से अपना प्रिपरेशन करें।